बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि जिसके अंदर मैं आपको एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 के तमाम चैप्टर्स की समरीज जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। मैं चैप्टर को रिव्यू करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से आपने कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, कौन सी बुक की लाइन इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन की जा सकती है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आपने बुक रीडिंग कैसे करनी है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहला ही हमारे पास पेज है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो एमसीक्यू ये आप सामने देख सकते हैं, मैं इसको लगाऊं हाईलाइट करने। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज इंटायरली ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दस वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ये है जी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, या आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये इसकी स्टेटमेंट आ गई है, ये आपने भूली नहीं है, ये आपने नोट कर लेनी है। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूले के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है वो है के। ये के क्या है? तो हमें पता है ये के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये देखें, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद ये के की वैल्यू है कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? ये आपके पास ई नॉट इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी एमसीक्यू है। और ये इसकी वैल्यू है और ये इसका यूनिट है। तो ये आपको इसकी वैल्यू, इसका यूनिट जो है वो आना चाहिए। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ओके। और ये अब आपके पास कूलम फोर्स आ गई है स्पेस के अंदर। तो आप इसको एफ वैक्यूम भी लिख सकते हो कि कूलम फोर्स इन वैक्यूम। ओके। और अगर कोई मीडियम आ जाता है तो आपको पता है कि अगर कोई मीडियम है तो मीडियम में कूलम फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू इस तरह भी बन सकती है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस आ सकती हैं। ओके। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास ये देखें, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि कूलम फोर्स क्या है? म्यूचुअल फोर्स। कि म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। चाहे बिलफर्ज ये 1 माइक्रो कूलम है और ये बिलफर्ज 100 माइक्रो कूलम है। ये एमसीक्यू इस तरह से आता है। अब याद रखना है कि जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा। कि ये फोर्स एफ है तो ये भी फोर्स एफ ही होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये बात याद रखिएगा और यही बात यहाँ पर उसने बताई हुई है। ओके। तो ये म्यूचुअल फोर्स है, ये एमसीक्यू आता होता है। और यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये इसकी एप्लीकेशन है। फिर यहाँ पर ये जो आपको ये डायग्राम्स ये जो नज़र आ रही हैं ये वाली, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ये भी आता होता है। अब वेक्टर फॉर्म में आपने क्या बताना होता है कि भाई ये एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये इसकी जो है डायरेक्शन है, ये दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला। और यहाँ से जो एंड रिजल्ट बनता है वो ये कि फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये लिखा हुआ है। और ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द साइन ऑफ चार्ज इज एन इक्वेशन 12.5 A and B determines whether the force are attractive or repulsive। इस बात का मतलब क्या? अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं? रिपेल। तो आपके पास जो साइन होगा पॉजिटिव का वो रिपल्सिव। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन जो है, याद रखना, ये अट्रैक्शन, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा। मतलब ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेबल है इसके अंदर वैक्यूम वाला, एयर वाला, उसके अलावा जो है आपके पास ये वाटर, डिस्टिल वाटर, ये तीन वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए।
और यहाँ पर जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस का कोई यूनिट नहीं होता। और एप्सिलॉन आर मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन्फिनिटी। कि मेटल्स के लिए इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट आता है, यहां मैं लिख भी देता हूं इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ओके, तो ये इसके अंदर से ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। तो यहां पर जो सवाल आ सकता है इसके अलावा वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो याद रखिएगा कि मीडियम के आने से जो कूलम फोर्स है एफ मीडियम वो कम होती है एफ वैक्यूम से, ये बात भी नहीं भूलनी। ओके, कि जब भी कोई मीडियम आएगा चार्जेस के दरमियान तो उसके आने से क्या होगा, उसके आने से कूलम फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें ये वैल्यू ये एमसीक्यू में आती है, यहां पे है ये। इसके बाद जी नेक्स्ट है फील्ड ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स में जो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि ये फील्ड ऑफ फोर्स जो है ये किसने डिस्कवर की थी, तो माइकल फैराडे ने हमें बताया था कि कैसे ये जो है ये ट्रांसमिट होती है। फिर उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके गिर्द इसके रीजन और स्पेस के अंदर एक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है, ये नेचुरल है, ये बात वो समझाना चाह रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह जो है एक चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये आपके पास जो छोटा सा चार्ज है ये पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली ये बात ये भूलनी नहीं है, ये एमसीक्यू में आती होती है। और इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फिर जनाब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फार्मूला एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ये तो कूलम फोर्स है ये वाला, यहां पर उसने डिराइव किया हुआ है। ओके, असल में ये इस तरह से मैं बता देता हूं कि E इज इक्वल टू है F ओवर Q नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब F क्या है, वो कूलम फोर्स है, वो है Q नॉट ओवर R स्क्वायर। और यहां पर एक Q नॉट ये वाला आ गया तो ये आपस में कट गए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q ओवर R स्क्वायर। ओके, फिर उसने आगे K की वैल्यू पुट की हुई है तो ये डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप याद रखिएगा, ये पेपर में 12 दफा आ चुकी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन वाला कंसेप्ट है, तो ये एग्जाम्पल आपने लाजमन करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होता है। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं आपके पास तो ये देखेंगे अपोजिट चार्जेस के लिए ये सेम चार्जेस के लिए कर्व्ड होता है, ये याद रखिएगा, सेम चार्जेस के लिए ये कर्व्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर सकती। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये वो कह रहा है कि द मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन, ये एमसीक्यू में आ सकती है लाइन। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं प्लस एमसीक्यू में आ सकती हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये आपका 12.5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां से देखें जी पहली लाइन कि ये जो आपके पास जीरोस ग्राफी है ये ग्रीक वर्ड है, जीरोस एंड ग्राफोस मीनिंग द ड्राई राइटिंग, हार्ट ऑफ मशीन इज अ ड्रम विच इज एल्यूमिनियम सिलेंडर, ये एमसीक्यू आ सकता है। कोटेड विद द लेयर ऑफ सिलीनियम, सिलीनियम जो है आपको पता है ये फोटो कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर हमें पता है। ऑन द अदर हैंड सिलीनियम इज एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ये फोटो कंडक्टर है। तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपने जो बात याद रखनी है कि इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू द इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, द डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस corresponding एरियाज ऑन द ड्रम, द डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज बट लाइट एरियाज बिकम कंडक्टिंग लूज देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। इस तरह ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसपोर्टेड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टू बी कॉपीड। और यहाँ पर टोनर के बारे में लिखा होगा अ स्पेशल ड्राई पाउडर कॉल्ड टोनर गिवन नेगेटिव चार्ज। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आती है। ठीक है, तो इसको भी अपनी बुक पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, पहली लाइन इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है
कि एन इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इसकी जितनी भी जो वर्किंग है वो आप इस जो है ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा टॉपिक है, ना तो इससे रेलेवेंट कोई एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही कोई न्यूमेरिकल है। मतलब यहाँ से जो कुछ भी आएगा वो अंदर से ही आएगा, कंसेप्चुअली आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस बोलते हैं। फिर यहाँ पर जी ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, तो ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला। फिर इसके केसेस ऑफ फ्लक्स हैं, तो केसेस ऑफ फ्लक्स में ये आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल 0 डिग्री बन रहा है बिटवीन ई एंड ए वेक्टर एरिया। यहाँ पर देखें जिसने मिनिमम शो किया है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और ये इंटरमीडिएट है तीसरा, क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री की जानिब जाएगा तो जो फ्लक्स है वो 0 की तरफ जानिब जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये इसके अंदर बातें याद रखनी है। बाकी इसका एसआई यूनिट, ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीटा बिटवीन एंगल और नॉर्मल टू एरिया, ये हमें पता है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा करके कि ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भी एमसीक्यू में 12 दफा आता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर सिंपल आपको ये बात सिखाई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ये चार्ज के ऊपर कि जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, और दूसरा ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। इसी टॉपिक की आगे जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये गॉसेस लॉ बन जाता है। लेकिन गॉसेस लॉ के अंदर हमें एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसेस लॉ इंपॉर्टेंट लॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आ सकती है, गॉसेस लॉ की डेरिवेशन आ सकती है। ये गॉसेस लॉ की डेरिवेशन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। फिर इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन जो पहली है ये शॉर्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है, लॉन्ग में भी दी जा सकती है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। जो इनसाइड है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर आपसे इनसाइड कोई v की वैल्यू पूछे तो v अंदर कांस्टेंट होगी, ये याद रखना, ये एमसीक्यू आता है। समटाइम्स वो कहते हैं जी कि आपके पास एक इस तरह की सरफेस है तो हमें पता है कि उसके अंदर चार्ज 0 है। अच्छा, जब चार्ज 0 है तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या है, 0। ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पर क्या है, 0। तो इस तरह की सरफेस के अंदर फ्लक्स भी 0 होता है, चार्ज भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज है ये वाली जो एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर आती है लॉन्ग के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन और इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है मैथमेटिकल फार्मूला। इससे रेलेवेंट आपको कोई सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अच्छा, ये जो एक कंसेप्ट है डू यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू और ये जनरल कंसेप्ट। अब यहां पर आपको क्या सिखाया गया है, यहां पर आपको जो चीज सिखाई गई है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बोलते हैं इसको कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच सकते हो। शील्ड मतलब बच जाना, जैसे कोई तलवार का वार करे और आप आगे शील्ड रख दें तो आप उस तलवार के वार से बच सकते हो। तो इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बच सकते हो। कैसे बच सकते हो वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक मेटल बॉक्स है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज होती है ना, कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो आप उसको मेटल बॉक्स के अंदर रखते हो। बिलफर्ज ये मेरे पास जी एक चीज है, इसको मैंने मेटल बॉक्स के अंदर रखा है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करना चाहेगी तो वो फील्ड रहेगी हमेशा सरफेस के ऊपर। कोई भी करंट है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसने कहाँ रहना है, उसने सरफेस के ऊपर रहना है। तो अंदर जो चीज पड़ी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। यही हमने बात सीखी है कि अगर कोई पोटेंशियल या कोई फील्ड है तो इनसाइड अंदर क्या है, अंदर तो E0 है, तो इसीलिए अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इसको बोलते हैं टेस्ला केज।
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हम किस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। तो आपने कहना कि अगर आप एक मेटल बॉक्स के अंदर खड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक कोई भी जो है चार्ज वगैरह है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा सरफेस पे रहता है, वो अंदर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की मर्जी है, वो ये भी दे सकता है लॉन्ग के अंदर डिराइव करनी, तो ये भी आपने याद रखना है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये भी आ सकता है। ओके, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू, इससे रेलेवेंट जो है न्यूमेरिकल्स भी आगे जाएंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट तीन चीज है वो इसकी डेफिनेशन है कि जरा देखें यहां पे कि लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज अलाउड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एज शोन। द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट बी टू ए एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। अब देखें बी टू ए, ये बी टू ए है। बी टू ए मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां से सवाल ये आता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये याद रखिएगा कि अगर फील्ड के अलोंग मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और अगर ये फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, ये देखें, अगर फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो फील्ड के अगेंस्ट जब जाएगा तो हमें पता है जब भी फील्ड के अगेंस्ट जाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अलोंग द फील्ड क्या इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी। यही बात यहाँ पे लिखी है, इट इज टू बी मूव्ड फ्रॉम बी टू ए एंड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक द चार्ज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने याद रखना। तो जब भी आप चार्ज को मूव करवाते हो तो आप चार्ज पे वर्क करते हो, तो वो वर्क दर हकीकत क्या होता है, वो उसकी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद जी इसका यूनिट ये देखें जी, वोल्ट। 1 वोल्ट डिफाइन करना आ सकता है, यहाँ पे लिखा होगा 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये आपने जो है अंडरलाइन कर लेनी है कि 1 वोल्ट क्या होता है कि जब आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर आप वर्क करते हैं 1 जूल उसको मूव करवाने के लिए थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको हम बोलते हैं जी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसके बाद जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये मैंने बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन में दिया भी था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम रेफरेंस पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रेफरेंस पॉइंट। तो याद रखें कोई भी पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है, और ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होती है ना, याद रखेगा कि वी रेफरेंस पॉइंट ये 0 होती है, और ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, ये हमेशा लिया जाता है इन्फिनिटी। ये भी आपने याद रखना है कि ये इन्फिनिटी होता है। ओके, तो यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस पॉइंट से क्यों लिया जाता है। तो आपने कहना जी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए हमें 0 पोजीशन जो है वो अज्यूम करनी पड़ती है। तो 0 जो है वो हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ये रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है जी कि आपके पास पोटेंशियल हो या जो भी हो वो सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इस पैराग्राफ को आपने देख लेना है। ओके, फिर ये जो है डू यू नो, ये EEG, ये इंपॉर्टेंट 3 MCQ है, ये साइड इंफॉर्मेशन है, ये MCQ है, ये भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूलना नहीं है। ये जो इक्वेशन है बेटा, ये डिराइव करनी भी आ सकती है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएं। तो हम कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हो। फिर ये यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम, तो वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम, ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट 3 MCQ, ये देखें, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ E अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी आ जाता होता है पेपर के अंदर, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आमतौर पर ये आता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हमने एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवाना होता है। ठीक है, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये सारी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। तो ये यहाँ पे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी आ सकता है। शॉर्ट फॉर्म इसकी ये बनती है KQ/R, ये फार्मूला। ठीक है, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ये बनता है। ओके,
अब ज़रा यहाँ पे आए ज़रा इस पेज के ऊपर, यहाँ पे भी जो है एक MCQ है कि फिश एंड अदर सी क्रिएचर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. शॉक हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड द एम्प्लॉय ऑफ लोरेंजीनी सॉरी. ठीक है, तो ये MCQ आ सकता है इस तरह का कि भाई ये जो फिशेस होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पैदा करती हैं, दोनों ऑर्गन्स का नाम क्या है. तो ये इस तरह की छोटी छोटी जो है वो MCQs आ सकते हैं. एंड कैन डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो वोल्ट, ये MCQ आ सकता है. एंड कैन लोकेट देयर प्रे वेरी प्रिसाइज, ये जो शिकार करती हैं तो अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी है कि ये इस तरह से शिकार कर सकती हैं. ये अपने शिकार को इन टर्म्स ऑफ ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डिटेक्ट करती हैं, और वो नैनो वोल्ट मतलब इतना कम, नैनो वोल्ट कितना होता है 10 की पावर -9 वोल्ट, इतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं. तो अल्लाह ने इनको ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं. ठीक है, तो ये भी अल्लाह की कुदरत है. इसके बाद हम बात करें अगर, तो ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम्पल हम एनिटेस में पढ़ाते हैं डाईपोल करके, कि डाईपोल के मिड में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट पे जाकर जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो होता है 0. ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स. इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी एक साइड इंफॉर्मेशन है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ रेटिना, ये ERG बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी आपको आना चाहिए. फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए MCQ, इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल भी है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आपने एक तो ये वैल्यू याद रखनी है, यहाँ पे देखें ये इसकी डेरिवेशन की हुई है और ये उसने वैल्यू निकाली हुई है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.610⁻19 जूल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.6 की पावर -19 जूल होता है. उस तरह 1 जूल 6.2 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी वैल्यू आ सकती है, ये भी याद रखनी है. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज, ये इसकी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय, जब ये मूव करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो ये वैल्यू. ये एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, MCQ में आ सकती है. ओके, ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा जी ये जो टॉपिक है ना, ये तकरीबन हर साल ही कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाई आप डिफ्रेंशिएट करें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन, लाजमी ये सवाल तो लाजमी करना है हर हाल. मतलब ये सवाल आप यूँ समझें कि ये फ़र्ज़ है, ये आप पे लाजमी आपने इसको करना है. तो अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अंडरलाइन, ये सारा ही मतलब आप ये समझ लें कि ये सारा ही जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है और यहाँ से बहुत से MCQs बनते हैं. ठीक है, और यही MCQs आपने जो है इसको आपने लिख देना है. तो आपने इसको लिखना है ऐसे दरमियान में लाइन लगा के, एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर कह रहा हूँ ये समझ लें, ये सवाल तो आउट हो गया, ये आना ही आना है पेपर में. फिर ये जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पिछले साल साहिवाल बोर्ड में ये आया था इंपॉर्टेंट लॉन्ग. ठीक है, पिछले साल यही सवाल आया है. ओके, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर 2 इक्विलिब्रियम है. जो पहला इक्विलिब्रियम है वो है जी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये आती है पहला. यहाँ से हम वैल्यू बनाते हैं एक चार्ज की, ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन ये. लेकिन इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा मसला है वो है मास का. ड्रॉपलेट का मास नहीं पता होता, तो ये मास मालूम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, और अब जब ड्रॉपलेट गिरता है तो इसका वेट इसे नीचे मूव करवाता है, जबकि ड्रैग फोर्स इसको अपवर्ड मूव करवाती है. वही चैप्टर नंबर 6 का कंसेप्ट जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ गए हैं. तो यहाँ पर वंस अगेन ये ड्रैग फोर्स और ये जो वेट वाली फोर्स है दोनों बराबर हो जाती हैं. फिर आप मैथमेटिकल स्टेप्स यूज़ करते हैं, सारी डेरिवेशन, तो यहाँ से ये रेडियस की वैल्यू आ गई. उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन है कि उसने क्या कंक्लूड किया मिलिकान ने. तो मिलिकान ने ये कंक्लूड किया कि भाई छोटे से छोटा चार्ज ये है
Q इज इक्वल टू एन। उसने कहा जी छोटे से छोटा चार्ज वो E है जिसकी वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 और बाकी सारे चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो यही वाला है। तो ये फार्मूला MCQ में भी आता है, याद रखिएगा। ये यहाँ से ये रेडियस वाला फार्मूला भी आ सकता है MCQ में, ये भी आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद जी हमारे पास कैपेसिटर जो है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो इसकी इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV। फिर ये चार्ज स्टोर करता है। नेट चार्ज जो होता है कैपेसिटर पे, याद रखिएगा ये पास्ट पेपर में आ चुका है। नेट चार्ज होता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे 0, ये भूलना नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर हम बात करते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस क्या होती है ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये साइड इन्फॉर्मेशन ये भी MCQs में आ सकती है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, बारहा दफ़ा ही आया है, बहुत दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। इसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। डेरिवेशन है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं ये सारा। यहाँ पर फिर आती हैं फैक्टर अफेक्टिंग कि कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो कैपेसिटेंस एरिया पर, मीडियम पर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। कैपेसिटेंस जो है वो और जो है किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये पैराग्राफ ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको चीज़ सिखाई गई है वो ये है कि अगर मीडियम आ जाए तो मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आएगा तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ओके, और ये कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, ये है इस सवाल का जवाब, ये है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, यहाँ पर ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा। मेन टॉपिक ये है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसमें ये होता है कि जी आप ये बताएं कि किस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है। तो हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। तो ये देखें जी यहाँ पर ये जो आपके पास ये लॉजिक लिखा हुआ है, ये लॉजिक आपको बताता है कि किस तरह जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ती है। कि पहले जो है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कम होने से आपके पास क्या होता है, इससे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। जब पोटेंशियल कम होता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये इसके अंदर आपने लिखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये डेरिवेशन में आता होता है कि प्रूव दैट कि आपके पास जो एनर्जी है कैपेसिटर की 1/2 CV², इसको आपने प्रूव करना है। तो ये प्रूफ में आ सकता है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। फार्मूला ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला कब आना है, जब कैपेसिटेंस और वोल्टेज दी होगी। ठीक है, उसके बाद जी ये आपके पास जो है ये भी फार्मूले हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जाउल पर मीटर क्यूब, जो कि पास्कल के इक्वली बनता है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये आपने याद रखना है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट भी आता है, शॉर्ट में आते हैं इसके ग्राफ्स। ये शॉर्ट में इसके आते हैं जी कि आप QT ग्राफ्स बनाएं चार्जिंग डिस्चार्जिंग के। पिछले साल ये सवाल आया भी था। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट तीन चीज़ है वो है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो टाइम कांस्टेंट है, यहीं पे लिख रहा हूँ कि T = RC, कि एक कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा उसके टाइम कांस्टेंट पे। ओके, अब देखें यहाँ पर ये लार्ज RC है। ये लार्ज RC क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा है। ये स्मॉल RC क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग टाइम क्या है वो थोड़ा है, इस एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, तो ये देर से चार्ज हो रहा है, ये जल्दी चार्ज हो रहा है। फिर ये डिस्चार्जिंग देखें, ये लार्जर RC है क्योंकि ये देर के बाद जो है डिस्चार्ज हो रहा है। ये स्मॉलर है क्योंकि ये जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो लास्ट लाइन है कि स्मॉलर वैल्यूज ऑफ टाइम कांस्टेंट RC लेट्स टू मोर रैपिड डिस्चार्ज, ये बोर्ड में आ चुका है, MCQ है, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद देखना है। ठीक है, इसके बाद जी ये जो एग्जांपल है वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये आपको न्यूमेरिकल में आ सकती है। प्रूव दैट कि भाई आपके पास जो T = RC है, ये ओहम टाइम्स फैरड, ऐसे भी आता है कि ओहम टाइम्स फैरड ये बराबर है जी सेकंड के। इसको प्रूव करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। फिर ये वाली जो इंटरेस्टिंग इन एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर इन द विंडशील्ड वाइपर्स ऑफ द कार, कि भाई आपने बताना है कि कैपेसिटर किस तरह से विंडशील्ड वाइपर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये आंसर आपको सामने लिखा हुआ है कि भाई ये देखें विंड स्क्रीन है, तो ये वाइपर्स होते हैं। ओके, तो इस वाइपर ने क्या करना होता है, इसने ऐसे मूव करना होता है, ठीक है, ये ऐसे। तो एक दफ़ा इसने ऐसे मूव करना है, फिर इसने ऐसे मूव करना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इस्तेमाल होती है, क्योंकि चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यही वजह है कि वो जो विंडशील्ड वाइपर उसके ऊपर मूव कर रहा होता है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और फिर उसकी स्पीड डिपेंड करती है टाइम कांस्टेंट पे, T=RC पे। अगर आपने उसको तेज़ी से मूव करवाना है तो आप उसका टाइम कम कर देते हैं, ठीक है, और अगर आपने उसको स्लो मूव करना है तो आप उसका टाइम बढ़ा देते हैं। तो ये जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 था। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, और ये 9वां। मतलब ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, मतलब ये सवाल आपने लाजमी करने। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं करने, मतलब ये जो सवाल हैं 4 जो मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो बाकी भी करने हैं, ये नहीं कि बाकी नहीं करने हैं। इस तरह न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये 3रा, 4था, 5वां, इसी तरह ये 7वां सवाल बहुत दफ़ा है, 10वां सवाल ये बहुत दफ़ा है, ये याद रखिए। इसी तरह ये लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जी इस चैप्टर का रिव्यू था। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और थ्योरी के अंदर मैंने बताया कि कौन कौन सी बुक की लाइंस हैं इंपॉर्टेंट, साइड इन्फॉर्मेशंस, उनको आपने अच्छी तरह से देखना है। तो इंशाल्लाह आप ये मेरी बातों पे अमल कीजिएगा, इन चीज़ों को नोट कर लें आप लोग, तो इंशाल्लाह आप एक चैप्टर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। आपने इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।